आइए आज आपको एक बढ़िया कहानी बताते हैं। ये कहानी है गरीब परिवार में एक लड़के के जन्म की, जो एक झोपड़ी में पैदा हुआ, रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ और वहाँ से 1000 करोड़ की कंपनी बनाई, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया। तो आप कहेंगे कि वो लड़का कौन है? वो लड़का मैं हूँ। तो मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ब्रैग करना है या कोई अपनी बढ़ाई करनी है, इसलिए कि इस जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन लेके जो लोग खासकर ज़िंदगी में सोचते हैं कि हम बड़ा नहीं कर सकते, हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, या ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खा लें तो उम्मीद छोड़ देते हैं, ये कहानी उनके लिए दोस्तों। और बिल्कुल वर्बटन जो भी बताऊंगा दिल से बताऊंगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, जब हमारे पेरेंट्स पार्टीशन से इंडिया आए तो आपको पता है रिफ्यूजीज़ की क्या हालत थी। ना कोई धंधा था, ना जेब में पैसा था, सब जायदाद गहने पैसे वहीं छोड़ के आए थे और आके यहाँ पर उल्लासनगर महाराष्ट्र में एक आर्मी बैरक, जिसको झोपड़ी कह सकते हो, टूटी फूटी सी थी और कोई टॉयलेट नहीं था। तो मुझे आज भी, मैं 3 साल का ही वहीं पैदा हुआ था, मैं तो 3 साल का था, कुछ भयानक तस्वीरें हो जाती हैं ना, वो दिमाग में रह जाती हैं। तो वो भयानक तस्वीरें, जो वहाँ की गंदगी थी टॉयलेट्स की, जो 500 मीटर ऊपर थे और वहाँ पर सुअर घूमते रहते थे, इस तरह की मतलब बहुत कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन थी, गंदी थी। स्कूलों की हालत ये थी कि छत नहीं थी और मार इतनी पड़ती थी हर बात पे कि टीचर से तो ये भी कह दिया तुम बहुत बुद्धू हो। रट्टा लगाने का टाइम था उस टाइम, 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा। तो क्रिएटिविटी हमारी स्कूल ने तो भैया वहीं ख़त्म कर दी और एक लेबल लगा दिया कि तुमसे बुद्धू को स्टूडेंट ज़िंदगी में आया नहीं। तो ये जर्नी जनाब वहाँ से चली, लेकिन हमारे पिताजी ने एक स्मार्ट चीज़ करी। वो पढ़े हुए थे उस जमाने के, उनको इंग्लिश बढ़िया आती थी। तो एक ब्रिटिश कंपनी थी ICL इंटरनेशनल कंप्यूटर, उनको बॉम्बे में नौकरी मिल गई। तो वो उल्लासनगर से बॉम्बे रोज जाते थे, 1.5-2 घंटा ट्रेन का सफ़र तय करके। और वहाँ से देखिए, घर में एक आदमी पढ़ा लिखा हो जाता है ना, तो पूरे घर की तरक्की हो जाती है। एक आदमी अगर बिजनेस कर ले या पढ़ा लिखा हो जाए, तरक्की कर ले, तो सबकी हो जाती। तो उनको एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई। ठीक ठाक क्या, उस टाइम के हिसाब से कोई 1200-1500 ही तनख्वाह थी और 4 बच्चे, तो तंगी तो रहती थी घर में। तो वहाँ से हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए और फिर लखनऊ से 71 में दिल्ली आ गए। और स्कूलिंग मेरी हमेशा हिंदी स्कूलों में होती, बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता था। हालांकि अंग्रेजी से ऐसा डर लगता था कि कोई सामने से बोले तो कुछ समझ नहीं आता था। तो हम ऐसे लोग का, भैया तुम शर्माते बहुत हो। भाई शर्माते क्या है, अब समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात तो बोले क्या। तो लोग यही कहते रहते, तुम तो बहुत शर्माते हो भैया। तो यहाँ आए और कॉलेज भी हिंदी मीडियम था, तो एक्टर वेक्टर बनने का शौक चढ़ गया। हम थिएटर वेटर करने लग गए। तो बस यही हुआ कि पिताजी बड़े हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। पूना इंस्टीट्यूट में उन्होंने डाला, भैया तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। अच्छा, लगते भी हम ऐसे नहीं लगते, तब बाल वाल थे, बढ़िया लगते थे। तो उन्होंने बोला तुम जाओ एक्टर बनो, मेहनत करो। तो भैया उन्होंने अप्लाई किया। हम कुछ 10-15 थिएटर हिंदी, पंजाबी, सिंधी कर चुके थे दिल्ली में, तो स्टेज का फियर तो ख़त्म हो गया था। तो उनकी डेथ हो गई, 2nd ईयर में थे। तो बस वो जो दिन था, तब तक डिपेंडेंस बहुत थी, हर काम वो संभाल लेते थे और उनको इंग्लिश आती थी, हमको इंग्लिश नहीं आती थी। तो बहुत मुसीबत हो गई। हम रातों रात भैया एकदम लड़के से आदमी बन गए। घर में पैसों की ज़रूरत थी, नौकरी करनी पड़ी। तो हमने एक नौकरी उठा ली 300 रुपये की। अब भैया 300 रुपये की वो नौकरी थी मेरी बॉबी सोप में। साबुन बेचना था और हमको बेचना तो आता ही नहीं था कतई। बस 15 दिन में उन्होंने निकाल दिया, भैया तुम पे हम क्या पैसे लगाए, तुम बेकार आदमी हो। तो हम जैसे तैसे करके भैया एक गारमेंट एक्सपोर्टर के लग गए और वहाँ से थोड़ा लाइफ चेंज हो गई। तो वहाँ हमने देखा कि ये सनशाइन इंडस्ट्री है, बड़ा मार्जिन है। उस टाइम में 100-200% मार्जिन, 40% तो सरकार देती थी और ऊपर से मार्जिन अच्छा। और अमेरिकन और यूरोपियन पागल हुए थे, इंडिया आ रहे थे खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी। तो मार्जिन हर कोई कमा रहा था, करोड़पति हो रहे थे। भैया हमारे जो बॉस थे, वो एक कमरे से शुरू किए थे, 3-4 साल में करोड़पति हो गए। और उन दिनों गाड़ियाँ इंपोर्टेड आती थी, टोयोटा वोयोटा जो भी थी, तो इंपोर्टेड गाड़ियाँ चलाते थे। तो बड़ा हमको अच्छा लगता है, 3 साल में ये इतने अमीर बन गए। 2 साल नौकरी किया हमने भी, 10 से 10-15 हज़ार रुपये जुगाड़ करके, और हमने भी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, जॉब वर्क। अब भैया वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, तो पहले 7 साल तो वो ठोकरें खाई, कभी पैसा ख़त्म तो कभी साला बस के पैसे नहीं, तो कभी खाने के पैसे नहीं, कभी तनख्वाह के पैसे नहीं। मतलब ऐसी तकलीफ़ें कि रोज़ लगता है वापस नौकरी कर लें।
2-4 इंटरव्यू भी दे आए हम घबरा के, तो अच्छा हुआ मिली नहीं नौकरी, नहीं तो आज वही कर रहे होते। एक बार बैंक का भी एग्ज़ाम दिया, वहाँ फेल हो गए। तो खैर करते 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 मेहनती बहुत थे हम भैया, इतनी मेहनत करते, रातों रात फैक्ट्री जाते नहीं थे, कटिंग टेबल में सो जाते थे, कोई काम होता था। तो उससे क्या है कि जब बहुत मेहनत करता है ना एंटरप्रेन्योर, एक बात ध्यान रखना, भगवान को उतरना पड़ता है मदद करने के लिए, चाहे वो कोई इन्वेस्टर के रूप में आए, चाहे ग्राहक के रूप में आए, चाहे मेंटर के रूप में। तो हमारी ज़िंदगी में ग्राहक आ गए भैया। तो पहला ट्रिप अमेरिका हमको जाना था। हमने कहा अमेरिका जाएंगे तो ही एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे, जॉब वक्त तो बहुत हो गया। अब पैसे नहीं, तो एक दोस्त ने मदद की, टिकट विकेट दे दी, $300 दे दिया। अब $300 में अमेरिका तो रह नहीं सकते। तो एक और स्कूल के दोस्त थे, उनको फ़ोन लगाया, भैया ट्रंक कॉल होती थी दोनों, इंटरनेशनल कॉल, कि भैया आ रहे हैं अमेरिका, तुम यहाँ रह सकते हो? हाँ खुशी से आओ। जवानी की दोस्ती भी अलग होती थी भाई। तो हमें एयरपोर्ट लेने आया, उन्होंने घर में रखा और फिर एक बड़े ग्राहक से मिलवाया। अब वो बड़ा ग्राहक तो बड़ा ही था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब हम तो भैया बहुत गरीब छोटे से आदमी, हमने कहा भाई आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं, हम तो 5000 गारमेंट बना सकते हैं। तो कहा भैया देखो ऐसा है कि अब तुम्हें भेजा है किसी दोस्त ने, तो कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो हम इंडिया आ रहे हैं अगले हफ्ते, एक छोटा सा ऑर्डर तुमको दे देंगे टेस्टिंग के लिए। मैं कहा ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी भाई। तो उनका एक संडे हम घर में थे, फ़ोन आया, भैया तुम्हारी फैक्ट्री खोली है? हमने कहा खोली है, चाबी जेब में, खोल लेंगे, फैक्ट्री तो हम ही खोलते रोज। तो बस ठीक है लेने आ जाओ। एक 5 स्टार होटल में ठहरे थे, वो सोफिटेल होटल था यहाँ का, दिल्ली का, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का। तो हम अपनी बुलेट उठाई और पहुँच गए उनको लेने। हमने कहा सर आप बैठिए टैक्सी में, हमारे पीछे पीछे आइए। तो नहीं हम मोटरसाइकिल पर कभी नहीं बैठे हैं, तो हम आपके पीछे बैठेंगे। लो भैया वहाँ ग्राहक पीछे बैठा है इतना बड़ा, और वो भी बैठ गए ऐसे ही दोनों टांगें एक तरफ करके, जैसे लेडीज लोग बैठती हैं। अब हमको डर लगे भैया कहीं दिल्ली में स्पीड ब्रेकर बहुत होते, कहीं गिर गए तो वह पहला ग्राहक मिला, ये भी चला जाएगा भाई। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, अपनी बहन को लेके जा रहे थे, बड़ी हल्की थी, खड्डा आया, पीछे गिर गई। हम घर पहुंचे, देखा तो है ही नहीं। तो ऐसा ना हो जाए भैया, किस्सा याद आ गया। खैर पहुंचे, उन्होंने देखा दिखाया सब, हमको बहुत सारे स्केच दिए। फैक्ट्री छोटी फैक्ट्री थी, 400 फुट की, एक गाँव में, नारायणा गाँव में हमारे। तो बोले हम साउथ में होके आते हैं और बॉम्बे दूसरे एक्सपोर्टर्स मिल के आते, तुम जाइए सैंपल बना दो। भैया 300 स्केच दे दिए उन्होंने बनाने। हम तो भैया फिर तो मेहनती तो थे ही, हफ्ता घर नहीं गए। अपना मास्टर को बोला टेलर बेटा यहीं रहेंगे सब लोग, मैं वहीं सो जाता था, सुबह घर जाकर नाश्ता खा के वापस। 7 दिन में आया, सारे सैंपल तैयार हो। तो भैया हैरान हो गए कि बाकी एक्सपोर्टर तो 2-2 महीने मांग रहे, आपने इतना जल्दी बना दिया। अब देखिए यहाँ से लर्निंग देखिए, आप मेहनत का नज़ारा देखिए क्या होता है। 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आता है सामने वाले के यहाँ, पीपी नंबर होता था तब कार्ड में, अपना फ़ोन मिलता नहीं था, हफ्ता 7 फ़ोन में लग जाते थे 8-8 साल मिलने में। पीपी नंबर लिखा होता, पड़ोसियों के नंबर, वहाँ फ़ोन आया भैया अमेरिका से फ़ोन है। तो उनका फ़ोन आया भैया 60,000 गारमेंट बनाने हैं। अब 60,000 1 साल लग जाएगा, 5,000 की कैपेसिटी। भैया क्या बात कर रहे हो, आपको पहले ही बताया था। बस चाहिए क्या? मैं कहा ना हमारे पास कैपिटल है, कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, इतना माल लगाएंगे, कुछ मशीनें और लगानी पड़ेगी, जो पैसा चाहिए हम देते हैं। तो भाई साहब उन्होंने हमको एडवांस दिया और इतनी बड़ी लेटर ऑफ क्रेडिट दी, एलसी जो होती है एक्सपोर्ट में, कि हमारा मोहल्ले का बैंक था वो खड़ा हो गया, क्या इतनी बड़ी एलसी आई है, कौन सा एक्सपोर्टर आ गया। बस वहाँ से जो हमने पलट के नहीं देखा। पहला साल जो हमने 8 लाख का टर्नओवर किया, दूसरे साल 80 लाख, तीसरे साल 8 करोड़, फिर 30 करोड़, और फिर हमने कहा अब तो भैया निकल पड़ी, अब तो गाड़ियाँ बंगले सब आ गए हमारे पास, कंपनी बड़ी हो गई, बहुत सारे लोग आ गए, अपनी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई, बंगला खरीद लिया। तो बस भैया वो निकल पड़ी जो हमारी किस्मत भी चल रही थी। और हमने कहा आईपीओ लाते, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते, कुछ अता पता नहीं था। तो जैसे तैसे गए, बैंक से मिले, बैंक का एक मर्चेंट बैंकिंग डिवीज़न था, उन्होंने भी सलाह वला दी, समझाया, सब किया। जब हमारा आईपीओ लिस्ट हुआ 1995 में, तो 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। हेडलाइन आ गई अखबारों में कि भैया ये छोटी सी कंपनी का इशू इतना कैसे, क्योंकि अच्छी प्राइस थी, शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो रहा था। तो आईपीओ में हमेशा ध्यान, आजकल कंपनियां क्या करती हैं, शेयर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेती, शेयर होल्डर को नुकसान हो जाता है, फिर अपनी खराब कर लेती फ्यूचर। धीरू भाई अंबानी ने समझाया था कि अपने शेयर होल्डर का ख्याल रखना, आपको पुश्त दर पुश्त कभी पैसों की कमी नहीं आने देंगे। तो मेरी एडवाइस उन कंपनियों को जो आईपीओ के लिए आ रही हैं कि भैया कुछ शेयर होल्डर्स के लिए भी छोड़ दो, तुम्हारे को बहुत मिलता रहेगा, इतनी बड़ी हाई वैल्यूएशन ना कर लो कि शेयर होल्डर को कुछ बचे ही नहीं लिस्टिंग के टाइम पे। तो आईपीओ भैया बहुत पॉपुलर हो गया, वहाँ शेयर 165 रुपये तक चला गया, कंपनी 1000 करोड़ की हो गई। तो देखिए ये सफ़र था कि रिफ्यूजी कैंप से
और आईपीओ तक पहुंचना, 1995 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड लेना। तो ये जर्नी जो है ना, इससे बहुत सारी सीखें मिलती है। पहला है मेहनत। आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती, कैपिटल है, नहीं है, मेंटर है, नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से भगवान उतर के आएंगे आपकी मदद करने किसी भी रूप में। तो उस मेहनत से और लगन से और पैशन से लगे रहो ना दोस्तों, तो ज़िंदगी में कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और फिर उसके बाद आपको मोड़ के देखना नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद की स्टोरी और आगे है कि फिर हमारे फेलियर आए, कैसे जो कमाया था वो चला गया, वो हम दूसरे किसी वीडियो में कवर करेंगे। पर फिलहाल मतलब कहाँ से चले सड़क सवारी से, ना इंग्लिश आनी है, ना एजुकेशन है, ना MBA है, लेकिन वहाँ से उस मुकाम तक ले जाने में एक तो हमारी मेहनत थी, भगवान का साथ था, और तीसरी बात दोस्तों ईमानदारी थी, और सबसे ज़रूरी बात टाइमिंग। देखिए बिल गेट नहीं होते अगर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट उस टाइम ना चालू की होती जब कंप्यूटर्स बने थे, पर्सनल कंप्यूटर। अमेजॉन ना होता जब इंटरनेट चालू हुआ था, गूगल ना होता। ये सही टाइम पे जो इंडस्ट्री शुरू होती है ना, तो आपका 50 से 60% सक्सेस टाइमिंग पे डिपेंड करती है। और इंडस्ट्री के 4 लाइफ साइकिल होते हैं। एक होता है जब इंट्रोडक्शन, वो बड़ा रिस्की फेज होता है, वहाँ पे पैसा बर्न होता है। उसके बाद जब इस्टेब्लिश हो जाती है कि हाँ भाई ये तो बढ़िया धंधा है, तो ग्रोथ फेज आती है। उसको मैं बोलता हूँ सेलर्स मार्केट, डिमांड ही डिमांड, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, खूब कमाओगे आप। वो स्टेज में घुसना सबसे बढ़िया होता है। फिर आता है मैच्योरिटी, कंसोलिडेशन, फिर वहाँ पे थोड़ा थम जाता है और छोटे छोटे प्लेयर बाहर जाने लगते हैं, कंपटीशन बढ़ने लगता है, बहुत सारे लोग और घुस आते हैं। फिर आता है डिक्लाइनिंग फेज, और डिक्लाइनिंग फेज में अगर ना निकले भैया तो जो कमाया है वो सबका सब देना पड़ जाएगा वापस। तो डिक्लाइनिंग फेज से बच के रहना। अगर डिक्लाइनिंग फेज में तो भाग लो जितनी जल्दी। और कंसोलिडेशन जो फेज होता है ना, जहाँ पे ठहराव आता है, वो टाइम होता है कि कुछ नया कर लो, कोई प्रोडक्ट नया ले आओ, कंपनी को बेचना बेच डालो, आईपीओ किए हो तो बेच डालो, कंपनी अपने पैसे बना लो, जो भी करना है उस टाइम में कर लो, नहीं तो डिक्लाइनिंग फेज दरवाजे पे खड़ा है, फिर सब दे बैठोगे। तो ये थी दोस्तों मेरी कहानी के रिफ्यूजी कैंप से सफ़र। और उस टाइम में हमारी कंपनी की तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन हो गई थी। बाद में हमने बहुत घाटे खाए, फिर वो कंपनी हमको बेचनी पड़ गई, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आज भी वो कंपनी लिस्टेड है, राहुल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेड के नाम से, हमारे बेटे के नाम कंपनी है, लिस्टेड है, लेकिन हम वो कंपनी बेच चुके हैं, हमारी नहीं है। अब हम अपनी कंपनी तजुर्बा की एक दूसरे आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं, और उससे भी बड़े आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो आप देखेंगे कि 2027 और 28 के आसपास एक बढ़िया आईपीओ हम और लाएंगे। तो उसके लिए हम और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है कि हमारी भी वेल्थ क्रिएशन हो, और हमारे शेयर होल्डर्स की भी हो, और हमारे स्टाफ की भी हो। तो दोस्तों ये कहानी अगर अच्छी लगी हो, इससे कुछ इंस्पिरेशन मिली हो कि कैसे आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत से, लगन से और सही टाइमिंग पे, तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल नहीं किया है, बेल आइकॉन दबाइए, आपको हमारे वीडियोस की खबर आती रहेगी। और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनसे आप समझते हैं कि उनको फ़ायदा होगा, और कमेंट कीजिए और किस तरह के वीडियो चाहिए वो वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। क्योंकि अब ये सिलसिला जो बना है हमारे साथ का ज़िंदगी भर, तो एक से एक बढ़िया वीडियो अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से आपके पास लाता रहूँगा। थैंक यू।